पीएम मोदी ने कांग्रेस का वो हाल कर दिया है जिसकी उम्मीद गांधी परिवार ने भी नहीं की होगी। साल 2025 तो कांग्रेस के लिए काफी बुरा रहा। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वोट चोरी का आरोप लगाकर वो मोदी सरकार और बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन देश के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा जताया। साल 2025 में भी देश मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़ा रहा। वहीं देश हित में पीएम मोदी द्वारा किए गए कामों की वजह से जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मौजूदा समय में इसकी जीडीपी 4.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर सकता है। बता दें कि भारत मजबूत डोमेस्टिकल कंजप्शन और बेहतर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के चलते तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है। भारत की इस उपलब्धि पर चीन ने भी बधाई दी है, लेकिन कांग्रेस के लोग इसको लेकर खामोश हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, लेकिन भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान की हवा निकाल दी है। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब ऐसी खबर आती है जिससे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़े, तो उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी को बीजेपी से तकलीफ है, पीएम मोदी से तकलीफ है, आरएसएस से तकलीफ है, लेकिन देश हित के मुद्दे पर वो क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जब विदेश जाकर राहुल गांधी भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठा सकते हैं, तो जब भारत की इकोनॉमी को लेकर इतनी बड़ी खबर आई है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो राहुल गांधी क्यों इसको लेकर खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट तक नहीं किया? भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में चीनी दूतावास की स्पोक पर्सन यू जिंग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को बधाई देते हुए लिखा है कि ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ने की राह पर है। भारत का ये उदय दर्शाता है कि सच्ची शक्ति इतिहास का ईमानदारी से सामना करने, उससे सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से ही मिलती है। दर्शकों, चीन भी भारत को बधाई दे रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्यों बधाई नहीं दी? वहीं आप दर्शक इस खबर से खुश हैं कि भारत रॉकेट की रफ्तार से विकास कर रहा है, तो पीएम मोदी को बधाई जरूर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता भारत की इकोनॉमी को डेड कहकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की विकास संभावनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बेहतर उम्मीद जताई है। वर्ल्ड बैंक ने साल 2026 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.5% रहने की संभावना जताई है। वहीं मूडीज के मुताबिक भारत साल 2026 में 6.4% और साल 2027 में 6.5% रेट से बढ़ते हुए G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। वहीं आईएमएफ की ओर से साल 2025 के लिए ग्रोथ रेट 6.6% और साल 2026 के लिए 6.2% बढ़ाया है। वहीं साल 2025 पीएम मोदी के लिए काफी खास रहा। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बीजेपी ने सरकार बनाई। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। वहीं 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी की स्पीच चर्चा में रही, तो उनका अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी सुर्खियों में छाया। पीएम मोदी ने 2025 में ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतकर आई भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम से भी मुलाकात की। वहीं एक क्रिकेटर को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। वहीं बीते कई दिनों से सोशल मीडिया और वामपंथी पोर्टल्स द्वारा यह माहौल बनाया जा रहा था कि 31 दिसंबर 2025 को देश के करोड़ों गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, जेप्टो और ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स हड़ताल पर रहेंगे। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर और कांग्रेस समर्थित संगठनों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि नए साल के जश्न के मौके पर देश की सेवाओं को ठप कर दिया जाए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये दावा पूरी तरह उलट नजर आया। काम पर निकले युवाओं और सामान्य रूप से होती डिलीवरी ने यह साफ कर दिया कि भड़काने की साजिशें पूरी तरह फ्लॉप रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को गिग वर्कर्स के साथ देखा गया। राघव चड्ढा ने इसे संसद में उठाए गए मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की ताकि हड़ताल को एक राजनीतिक आधार दिया जा सके।
ये पहली बार नहीं है जब किसी विशेष वर्ग को भड़काकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई हो, चाहे लेबर कोड बिल हो, किसान आंदोलन हो या ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। हर बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। केंद्र सरकार ने पहले ही नए लेबर कोड में गिग वर्कर्स के हितों का ध्यान रखा है, लेकिन वामपंथी और विपक्षी लोग केवल राजनीति चमकाने के लिए इन युवाओं की आजीविका को खतरे में डाल रहे हैं। जिस तरह इन ताकतों ने कभी कानपुर जैसे औद्योगिक हब को हड़तालों के जरिए खंडहर बना दिया था, अब वैसे ही कोशिश नए भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ की जा रही है। दर्शकों, ध्रुव राठी जैसे करोड़पति यूट्यूबर्स के लिए एक दिन की कमाई छोड़ने का ज्ञान देना आसान है, लेकिन उन गिग वर्कर्स के लिए जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, काम ही उनकी पूजा है, उनके लिए ये काफी मुश्किल है। लेकिन 31 दिसंबर को देश की जनता को परेशान करने और देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का जो सपना लुटियंस दिल्ली और विदेशी जमीन पर बैठकर देखा गया, उसे भारत के मेहनतकश युवाओं ने सड़क पर उतरकर और अपना काम जारी रखकर चकनाचूर कर दिया। माहौल बनाने की सारी कोशिशें फेल रही और सच्चाई की जीत हुई। पीएम मोदी के फैसलों की वजह से देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ युवाओं को भड़काकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत के मेहनतकश युवाओं ने बता दिया है कि वो विपक्ष के झांसे में आने वाले नहीं हैं। वहीं फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ एक अखबार का फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर किया था। मामला इतना बढ़ गया कि लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं पुलिस के शिकंजे में फंसते ही केआरके ने न केवल वो पोस्ट डिलीट कर दी, बल्कि सीएम योगी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। पुलिस के कार्रवाई के बाद केआरके ने सीएम योगी और यूपी पुलिस को टैग करते हुए माफीनामा लिखा। केआरके ने लिखा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से एक पोस्ट शेयर करने के लिए माफी मांगता हूं। जब मुझे पता चला कि ये खबर फर्जी है तो मैंने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। मैं भविष्य में बहुत सावधान रहूंगा। धन्यवाद। 2025 का साल कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास रहा। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। चुनाव में हार के बाद राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन एक नहीं चली उनकी। लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और देश के लोग मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े रहे। 2029 के लोकसभा चुनाव में भी जीत कांग्रेस के लिए एक दूर का सपना लग रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलने के बाद भी पार्टी उस साल के आखिर में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों का फायदा उठाने में कामयाब रही और 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों में उन्हें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अजय, बीजेपी ने हर मामले में कांग्रेस को मात दी। दिल्ली और बिहार में उन्हें शर्मनाक हार भी दी, जिससे एक्सपर्ट्स ने पार्टी के नेतृत्व से जिम्मेदारी लेने और गंभीर लोगों को लाने और गंभीर मुद्दे उठाने की बात कही। दर्शकों, 2025 में देश को 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। सबसे पहले फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। साल के जाते जाते नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। पहले चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम को क्लीन चिट दिए जाने के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर कुछ बोलने लायक नहीं रह गए, जिसके बाद 2025 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ा ताकि हार को लेकर उन पर सवाल न उठे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को आगे करने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में 2026 में राहुल गांधी की सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब बात करते हैं 2025 की, तो दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में काबिज हो गई है। वहीं बिहार में भी बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बिहार में भी फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी है। वहीं दोनों ही राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। यदि बात की जाए 2025 के दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। 2 प्रमुख विधानसभा चुनाव यानी कि दिल्ली और बिहार में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में कांग्रेस को कुल मिलाकर मात्र 6 सीटें ही हासिल हो पाई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि बिहार में महज 6 सीटों पर सफलता मिली। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में हुए थे, जिनमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीत सकी। दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल सकी। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता भी हार गए, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव पूरी तरह से
निराशाजनक रहा। वहीं 240 से भी ज्यादा सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में हुए थे। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। एनडीए ने 202 सीटें जीती। महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी। बिहार में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर 2025 में कांग्रेस की सीटों की बात करें तो दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों में 313 विधानसभा सीटों, जिनमें से 70 दिल्ली, 240 से ज्यादा बिहार की सीट, उनमें से कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती। कांग्रेस ने 6 सीटें बिहार से ही जीती है। दिल्ली में कांग्रेस ने 0 सीट जीती। बिहार में कांग्रेस ने 6 सीट जीती। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये आंकड़ा पार्टी की गिरते ग्राफ को दर्शाता है। ये बीजेपी द्वारा गढ़े कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को नई ताकत देता हुआ दिख रहा है। वहीं चुनावों के लिहाज से 2026 एक अहम साल है, क्योंकि अप्रैल मई में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव होने हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में सुधार के लिए ये साफ है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर इस हद तक विरोध पर उतर जाना कि देश हित से जुड़े मुद्दे के खिलाफ भी बोलना कहां तक उचित है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कार्य समिति की बैठक में संगठन की कमजोरी का मुद्दा खुलकर उठाया। वहीं पिछले दिनों ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम और कांग्रेस पार्टी के ही सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जैसे नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। इन दोनों नेताओं ने वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की नेतृत्व क्षमता की इस तरह तारीफ की जो निश्चित तौर पर राहुल गांधी समर्थकों को नागवार लगी होगी। इसके अलावा हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर या तो बीजेपी या दूसरे दलों का दामन थामा है, जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। वहीं अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो किया उससे राजनीतिक पारा चढ़ गया है। दशकों पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन खो चुकी है और अधीर रंजन खुद को पार्टी के अंदर हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों, विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों में काम कर रहे बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों के खिलाफ कथित हिंसा और हमलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री से इस घटनाओं का संज्ञान लेने और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस वजह से इस बैठक ने राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। अधीर चौधरी मुर्शिदाबाद जिले से आने वाले एक प्रभावशाली जमीनी नेता माने जाते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक रहे हैं। इस मामले में उनका रुख बीजेपी से मेल खाता नजर आता है, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दिया है कि क्या अधीर रंजन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या ममता बनर्जी से उनकी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है और क्या कांग्रेस का बंगाल में कोई भविष्य बचा है। यह घटना कांग्रेस की आंतरिक कलह और बंगाल की जटिल राजनीति को उजागर करती है। अधीर चौधरी ने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए मजबूत आधार बनाए रखा। उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार जीत भी दर्ज की, जबकि राज्य में कांग्रेस संगठन धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। हालांकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अधीर चौधरी की पहचान एक मजबूत जमीनी नेता के रूप में बनी हुई है। वहीं बीजेपी के एक वर्ग का मानना है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मुर्शिदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अधीर चौधरी की राजनीतिक भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों को खारिज करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का उद्देश्य पूरी तरह से मानवीय और जनहित से जुड़ा था। अधीर रंजन चौधरी की छवि एक फायर ब्रांड नेता की है, जो संसद में मोदी सरकार पर तीखे हमले भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस में उन्हें हाल के वर्षों में नजरअंदाज कर दिया। 2024 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इंडी गठबंधन पर फोकस किया, लेकिन बंगाल में टीएमसी से गठबंधन नहीं होने से कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। अधीर रंजन ने कई बार कांग्रेस हाईकमान पर आरोप लगाया कि वो ममता के आगे झुक रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हुई। 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0
सीटें मिली और 2024 लोकसभा में भी सिर्फ एक ही सीट अधीर रंजन की हार ने पार्टी को एक बार फिर कमजोर कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि पार्टी ने समर्पण कर दिया है, कोई ग्रास रूट संगठन नहीं है, फंडिंग की कमी है और हाईकमान का ध्यान अन्य राज्यों पर होने से यहां पार्टी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा है कि कांग्रेस बंगाल में मर चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अधीर रंजन के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें